नमस्कार, सीएनबीसी आवाज पर आप देख रहे हैं आवाज एंटरप्रेन्योर और मैं हूं हर्षदा सावंत। इस हफ्ते ई कॉमर्स इंडस्ट्री के मार्केट प्लेस मॉडल को सरकार से वैधता मिली है। डीआईपीपी ने ई कॉमर्स की मार्केट प्लेस कंपनियों में 100% एफडीआई को फॉर्मल मंजूरी दे दी। मार्केट प्लेस मॉडल यानी कि स्नैपडील जैसा प्लेटफॉर्म जो अलग अलग वेंडर्स को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म देता है अपना माल ऑनलाइन बेचने के लिए। फिलहाल उन ई कॉमर्स प्लेयर्स के लिए एफडीआई मंजूर नहीं है जो इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल्स हैं, लेकिन डीआईपीपी ने यह भी साफ किया कि ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस अब डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस इन्फ्लुएंस नहीं करेगी और साथ ही किसी भी मार्केट प्लेस पर कोई भी वेंडर रेवेन्यू की 25% से ज्यादा की सेल्स नहीं करेगा। तो ये नोटिफिकेशन इंडस्ट्री के लिए कैसा है? क्या अब ई कॉमर्स में फंडिंग की गंगा बहेगी? इस पूरे विषय पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं स्नैपडील के को फाउंडर कुणाल बहल। कुणाल, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। सरकार ने जो ई कॉमर्स पर एफडीआई नोटिफिकेशन लाया है, इससे काफी एम्बिग्विटी साफ होती है, लेकिन क्या ये कहना ठीक होगा कि सरकार ने आप जिस तरह से कारोबार कर रहे हैं उस पर मोहर लगा दी है? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप हर्षदा, क्योंकि ये इंडस्ट्री इतनी जल्दी ग्रो कर रही है और लाखों छोटे बिजनेस रिटेलर्स का फायदा हो रहा है इसकी वजह से। पर पिछले 1-2 सालों में बहुत सारी कंफ्यूजन सी होने लग गई थी कि एफडीआई रेगुलेशन क्या होता है इन इंडस्ट्रीज में। आज गवर्नमेंट ने ये एकदम क्लैरिफाई कर दिया है, इसलिए इन्वेस्टर सेंटिमेंट भी और बेहतर होगा इस इंडस्ट्री के लिए और एंटरप्रेन्योर्स को भी एक पीस ऑफ माइंड होगा और इन्वेस्टर्स जो ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके हैं उनके लिए भी पीस ऑफ माइंड होगा। इस कदम से निवेश के दरवाजे तो खुल जाते हैं, लेकिन आपके लिए फिर कंपटीशन भी तो काफी कड़ा हो जाएगा, क्योंकि अमेज़न ने पहले ही कह दिया है कि वो भारत में बड़े पैमाने पर निवेश करने को बिल्कुल तैयार है। अभी हमारा सबसे बड़ा जो गोल है वो है कि जो इंडिया में 60-70 मिलियन ई कॉमर्स बायर है, उस नंबर को हम 500 मिलियन तक कैसे पहुंचाएं। आज के दिन में चाइना में 50 करोड़ से ज्यादा ई कॉमर्स बायर है। इंडिया में वो नंबर बहुत ही थोड़ा है, 5 से 6 करोड़ के बीच में। तो बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है अभी ई कॉमर्स की इंडिया में, और अगर और कैपिटल आएगा इंडिया में ई कॉमर्स मार्केट प्लेस स्पेस में तो ये स्पेस और ज्यादा जल्दी बढ़ेगी। लोग स्मार्टफोन खरीदेंगे, बहुत सारे इससे रिपल इफेक्ट होंगे जो इंडिया के लिए बहुत अच्छे होंगे। वैसे इस पॉलिसी को देखें तो ज्यादा शर्तें नहीं रखी गई हैं, लेकिन 2 मुख्य शर्तें हैं। इसमें साफ कहा गया है कि किसी मार्केट प्लेस पर कोई वेंडर 25% से ज्यादा सेल्स नहीं कर पाएगा, और साथ ही ये भी स्पेसिफिकली कहा है कि अब मार्केट प्लेसेस डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्राइसेस को इन्फ्लुएंस नहीं करेंगी। क्या ये रिस्ट्रिक्टिव नहीं है? नेस्कॉम को लगता है ये कुछ रिस्ट्रिक्टिव क्राइटेरिया है। मुझे लगता है ये क्लॉज एकदम सही है, क्योंकि अगर आप एक मार्केट प्लेस है तो एक सेलर इतना बड़ा कैसे हो सकता है? अगर आप एक मार्केट प्लेस है, आपको लाखों सेलर को इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, जो हमारा स्नैपडील में हमेशा डे 1 से काफी स्ट्रांग व्यू रहा है कि कोई एक सेलर को इतनी प्रेफरेंस नहीं देनी चाहिए, तभी ये एक फेयर मार्केट प्लेस बनेगी। तो मुझे लगता है ये गवर्नमेंट की सोच सही है इस मामले में, और इसमें कुछ इशू नहीं होना चाहिए। पिछले 8 महीनों में काफी चर्चा हुई है ई कॉमर्स के मॉडल्स पर कि क्या वो सस्टेनेबल है या नहीं है, क्योंकि लगातार फंड्स की जरूरत होती है आप जैसी कंपनियों को। यहां से आगे अब आपको क्या लग रहा है, इस पॉलिसी के बाद वो निवेश के नल लगातार खुले रहेंगे? मुझे लगता है कि अगर निवेश के नल को खुले रखने पे अगर हमारी कंपनियां डिपेंड करती रहेंगी तो एक दिन सारी बंद भी हो जाएंगी। हमें ये फोकस करना है कि जितना कैपिटल आ चुका है उस कैपिटल के बेसिस पे हम बहुत हाई क्वालिटी वर्ल्ड क्लास कंपनियां इंडिया में कैसे बनाएं, और सारा कंपनियों का फोकस इसी चीज पे रहना चाहिए, ना कि बस ढूंढते रहें दूसरा इन्वेस्टर, अगला इन्वेस्टर कहां से आएगा। अगर आप अच्छी कंपनी बनाएंगे, थॉटफुली बनाएंगे, जबरदस्ती पैसे नहीं खर्चेंगे, तो इन्वेस्टर अपने आप आके आपको पैसे देंगे, क्योंकि उन्हें भी रिटर्न चाहिए। और अगर वो देखेंगे कि आप एक हाई क्वालिटी कंपनी बना रहे हैं, लॉन्ग टर्म व्यू से बना रहे हैं, प्रॉफिटेबली बना रहे हैं, तो वो भी अपना पैसा आपके साथ इन्वेस्ट करना चाहेंगे।
कुणाल, क्या ये नोटिफिकेशन काफी है इस इंडस्ट्री को और मजबूत करने के लिए, सहारा देने के लिए, या फिर आप आगे उम्मीद करेंगे कि कुछ और कदम सरकार उठाए? अभी के लिए मेरे को लगता है काफी है, काफी कॉम्प्रिहेंसिव क्लैरिफिकेशंस है। पढ़ने के बाद मुझे लगा कि गवर्नमेंट ने इतना अगर इसे सिंप्लीफाई कर दिया है तो उन्होंने एक लेवल पे बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी झेली होगी इतनी सिंप्लीफाइड क्लैरिफिकेशन निकालने के लिए, और बहुत सारे लोगों का इन्होंने ओपिनियन लिया होगा इसके लिए। तो मुझे लगता है अभी के लिए ये ठीक है, और अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एंटरप्रेन्योर्स की, हम लोगों की, कि हम अपना सर नीचे रख के हाई क्वालिटी कंपनियां बनाएं, जिससे कि हम अपनी गवर्नमेंट को भी अब गिव बैक कर सके कि हम थैंक यू फॉर दिस, नाउ इट्स आवर टाइम टू बिल्ड। जो हम पहले कंपटीशन की बात कर रहे थे, अलीबाबा भी अब तैयारी कर रहा है भारत में आने की, और वो इनफैक्ट आपके इन्वेस्टर्स भी हैं। आपकी क्या पर्सनली जैक मा से बात हुई है उनके प्लान पर, और स्पेशली अगर वो इंडिया में एंटर करते हैं फिर आपके बिजनेस पर उसका क्या असर होगा, उनके निवेश का क्या होगा? हमारे बहुत इन्वेस्टर हैं, मैं सबसे कभी कभी बात करता हूं, रोज नहीं बात करता हूं। किसी पर्टिकुलर इन्वेस्टर का जो प्लान है, मैं हमेशा कहता हूं अपने मित्रों से कि आप उन इन्वेस्टर से ही पूछें, उनको शायद ज्यादा पता होगा। हम बहुत फोकस्ड है कि हम एक बहुत अच्छी कंपनी बनाएं, लॉन्ग टर्म व्यू से कंपनी बनाएं, और ऐसी कंपनी बनाएं जहां हमारे लाखों सेलर जो हैं वो बेनिफिट करें, हमारे करोड़ों कस्टमर जो हैं वो बेनिफिट करें। बाकी मार्केट में बहुत कुछ होता रहेगा और होना भी चाहिए, डायनामिक इंडस्ट्री है, लेकिन हम अपने बिजनेस पे बहुत ज्यादा फोकस्ड हैं अभी। और अलीबाबा के भारत में आने पर ट्विटर पर आपके क्लोज कॉम्पिटिटर और दोस्त सचिन बंसल ने ट्वीट किया था, उसका ऑफ कोर्स आपने काफी करारा जवाब भी दिया, लेकिन मैं आपसे ये समझना चाह रही हूं कि स्नैपडील और फ्लिपकार्ट के बीच किस तरह का कंपटीशन है, क्योंकि हमें तो लग रहा था कि शायद वो कोला वॉर्स वाली स्थिति वापस लौट कर आ रही है। मुझे लगता है कि हेल्दी कंपटीशन हमेशा रहना चाहिए। ये इसमें से कुछ भी कभी पर्सनल नहीं होता है। सचिन और मैं मित्र हैं, हम ऐसे हमारे कोई लड़ाई नहीं है, पर हमें अपने बिजनेसेस पे फोकस रखना चाहिए। इन द एंड हमारे एम्प्लॉयज, हमारे सेलर, हमारे कस्टमर, हमारे इन्वेस्टर सब सिर्फ यही चाहते हैं। ऑलवेज अ प्लेजर स्पीकिंग टू यू कुणाल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए आज। थैंक यू। इसी के साथ हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आगे आपको बताएंगे हेल्थ केयर सेक्टर की एक बेहद रोचक महिला एंटरप्रेन्योर की कहानी। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आवाज एंटरप्रेन्योर सीएनबीसी आवाज पर। हेल्थ इंश्योरेंस लेकर अपनी सेहत को सुरक्षित रखने का तरीका अब पुराना हो गया है, क्योंकि इंश्योरेंस से सेहत की सिर्फ आर्थिक रूप से ही प्रोटेक्शन होती है, लेकिन मेडिकल रिसर्च अब इतने आगे और एडवांस लेवल तक पहुंच गया है कि अब भविष्य में होने वाली बीमारियों से बचने की तैयारी आप आज ही कर सकते हैं, और ये सुविधा ग्राहकों को मुहैया करवा रही है हैदराबाद की कंपनी मैप माई जीनोम। अनु आचार्य, स्टार्टअप जगत का जाना माना नाम। अनु 16 सालों से जीनोम रिसर्च पर काम कर रही है। अनु का पहला वेंचर ऑक्सिमम, अनु का दूसरा स्टार्टअप मैप माई जीनोम। देश के हेल्थ केयर सेक्टर पर नजर डालें तो नई पुरानी बीमारियां 18% की तेजी से बढ़ रही है, वहीं डॉक्टर्स की तादाद में सिर्फ 8% का इजाफा हुआ है। ऐसे में प्रिवेंटिव हेल्थ केयर में कारोबार के मौके तलाशते हुए भारतीय जीनोम के लिए डेटा इकट्ठा करने के इरादे से अनु ने मैप माई जीनोम की शुरुआत की। 2013 में शुरू हुई ये कंपनी क्या करती है और क्या है इसकी अहमियत? हमारी पुरानी ट्रेडिशन में आयुर्वेदा था, जिसमें हमने क्लासिफिकेशन किया था 3 टाइप का, और अब इसे अगर जब जीनोमिक स्टडी से ये पता कर सकते हैं कि इसको और कैसे पर्सनलाइज कर सके स्पेसिफिक कम्युनिटीज के लिए, स्पेसिफिक लोगों के लिए। थोड़े सालों में ये भी होगा कि हम अपने एक एक जन के लिए हम ये बता सकते हैं कि क्या चीज़ उनके लिए काम करेगी, नहीं करेगी। तो हम एक तो ये प्रिडिक्टिव टेस्ट करते हैं, लेकिन साथ में हम डायग्नोस्टिक टेस्ट भी करते हैं, ताकि लोगों को ये फायदा हो कि अगर स्पेसिफिकली कोई एरिया में उनको अगर पता करना पड़े, कहीं पे डायग्नोसिस करनी पड़े, तो वो भी हम करते हैं। अब जानते हैं कैसे होता है ये जीनोम टेस्ट और किस तरह से ग्राहक इस टेस्ट का फायदा उठा सकते हैं। पहले ये एक रिपोर्ट देते हैं जिसको हम जीनोम पत्री कहते हैं। उसके बाद में
ये रिपोर्ट के बाद में हम ये भी आप लोगों से पता करते हैं कि उनकी हेल्थ हिस्ट्री क्या रही है, उनके फैमिली में कभी कोई बीमारी हुई है या कुछ, और फिर इन दोनों को हम साथ में कोरिलेट करके ये उन लोगों को एक दूसरा रिपोर्ट पर्सनलाइज करके एक काउंसलिंग के बाद में ये बताते हैं कि क्या कर सकते हैं हम कि ये बीमारी न आए। तो अगर आप ये समझ लें कि आपको 3-4 चीज़ों की प्रीडिस्पोजिशन हो, तो हम one-on-one काउंसलिंग करके जेनेटिक एक्सपर्ट के साथ में ये बताते हैं कि अगर क्या चीज़ खाने पीने की चेंज कर सकते हैं या फिर कौन सी एक्सरसाइज से आपको ये फायदा रहेगा। इस जीनोम टेस्ट की रिपोर्ट के आधार पर संभावित बीमारियों को थोड़ी सी एहतियात लेने से टाला जा सकता है। प्रिवेंटिव हेल्थ केयर मार्केट में इस एडवांस टेस्ट से बीमारियों से होने वाली आर्थिक, मानसिक और शारीरिक परेशानियों से बचा जा सकता है, लेकिन इस बात की जागरूकता भारतीय मार्केट में ना के बराबर है। अगर आप ये समझ लें कि ब्रेस्ट कैंसर हो, तो दुनिया में काफी 90% तक ये प्रिवेंट हो सकता है, लेकिन इंडिया में जब तक वो डॉक्टर के पास जाते हैं तब तक ऑलरेडी स्टेज 3 में चले जाते हैं। मोस्ट ऑफ द ज्यादातर केसेस में यही होता है। तो अगर हम ये कर सके कि उनको पहले से पता हो, तो एटलीस्ट वो डॉक्टर के पास जल्दी चले जाए और डॉक्टर उनको जल्दी से जल्दी ठीक करा दे। तो हमारी यही इच्छा है कि अगर हर एक को जीनोम पत्री का टेस्ट दे तो वो या तो बीमारियों को कई हद तक दूर कर सकते हैं, और नहीं तो एटलीस्ट जल्दी से जल्दी जाके अपने डॉक्टर के पास जाके अर्ली स्टेज में ही प्रिवेंशन ट्रीटमेंट करा सकते हैं। ये टेस्ट भले ही लोगों की आयु बढ़ाने और तंदुरुस्त जीवन गुजारने का वरदान हो, लेकिन फिलहाल इसकी कीमत 25,000 रूपए है, जो आम ग्राहकों की पहुंच से बाहर है। इसीलिए कंपनी ऐसे टेस्ट ग्राहकों के लिए ला रही है जो उनकी जेब पर भारी ना पड़े। साथ ही इनका फोकस है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुँचना। जब ज्यादा लोग इस्तेमाल करें इसको, जब वॉल्यूम ज्यादा हो जाए तो ऑटोमेटिकली वो भी कम हो जाएगी। और थर्ड चीज ये आपने बताया कि अगर गवर्नमेंट्स अगर ये इस्तेमाल करना चाहे तो उसमें अगर थोड़ी सब्सिडी अगर गवर्नमेंट दे दे या अगर कोई कॉर्पोरेट हो तो वो काफी, अभी हमने ये देखा है कि काफी कॉर्पोरेट्स भी अपने एम्प्लॉयज को हेल्दी देखना चाहते हैं, तो वो क्या करते हैं कि थोड़ा बहुत सब्सिडाइज कर देते हैं, और जब ज्यादा लोग एक साथ में लेते हैं तो उससे भी फर्क पड़ता है प्राइसिंग में। अन्नू ने अपने पहले बिजनेस के फंड से मैपमैजिनोम की शुरुआत की। पिछले साल इन्हें $1.1 मिलियन की प्री सीरीज ए राउंड एंजल फंडिंग मिली और अब कंपनी दूसरे फंडिंग राउंड जुटाने की तैयारी में है। तो पहले जो फंडिंग हमने की थी उससे हमने अपने काफी सारे सिटीज में हमने एक्सपैंड किया है। हम दिल्ली में एक ऑफिस हमने शुरू किया है, बॉम्बे में भी शुरू किया है, और बेंगलोर में और गोवा में 4 जगह हमने फिजिकल प्रेजेंस भी हमने बढ़ाया है। दूसरी चीज ये है कि हमने अपनी टीम को बढ़ाया है, काफी इन्वेस्टमेंट ये की है कि हम अपने आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में और बाकी में इसमें ऐड किया है। ये कारोबार सालाना 200% की तेजी से बढ़ रहा है। अन्नू का लक्ष्य है अपने कारोबार को अगले 3 साल में 1 लाख सैंपल्स तक पहुंचाना, साथ ही टीबी, डायबिटीज जैसी बीमारियों के टेस्ट की जागरूकता बढ़ाना। अन्नू इस कारोबार को मिशन मानती है और चाहती है कि सरकार की मदद से ज्यादा लोगों को इसका फायदा मिले। तो वाकई में किसी वरदान से कम नहीं है, लेकिन हेल्थ के मामले में आज भी जागरूकता की कमी सबसे बड़ी समस्या है, जो सरकार की मदद से सुलझाने की उम्मीद अनु बनाए हुए हैं। इसी के साथ वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आगे जानेंगे कैसे खुली है टेक स्टार्टअप्स के लिए 50K वेंचर्स से सीड फंड की खिड़की। आप देख रहे हैं CNBC आवाज पर, आवाज एंटरप्रेन्योर। टेक स्टार्टअप्स पर निवेशक काफी बुलिश है। 50K वेंचर्स एक ऐसा फंड है जो छोटे शहरों के स्टार्टअप्स पर फोकस बनाए हुए है। क्या है इनकी फंडिंग क्राइटेरिया और क्या है 50K वेंचर्स के फ्यूचर प्लान्स, ये मैंने जाना कंपनी के मैनेजिंग पार्टनर संजय एनी शेट्टी से। संजय, 50K वेंचर्स अब धीरे धीरे करके भारत में निवेश की प्रक्रिया को बढ़ा रहा है। आप जयपुर आए, आपने यहाँ पर इनोफेस्ट में कुछ पिचेस भी सुनी। किस तरह के एंटरप्रेन्योर्स में आप पैसा लगाते हो और यहाँ के एंटरप्रेन्योर्स में क्या आपको जज्बा दिखा, कुछ पैशन दिखा? पहली बात ये बोलना है कि राजस्थान IT फेस्ट एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी दे रहा है स्टार्टअप्स को।
हम हैदराबाद से आए, हम मुंबई, हैदराबाद, दिल्ली सब जगह जाते हैं। जब पहली बार जयपुर आए, हम सोचे थे कि यहाँ पे किस तरह की स्टार्टअप्स मिलेंगे, लेकिन आज इंटरेस्टिंगली बहुत अच्छे स्टार्टअप्स मिले हैं, और वो भी टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स। आजकल एनी इन्वेस्टर का भी देखिए तो वो लोग टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स को प्रीफर करते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी एनेबलमेंट से स्केल अप का एक ऑप्शन ज़्यादा रहता है, इसलिए उसमें पैसा इन्वेस्ट करने से थोड़ा स्कोप भी बढ़ता है कि ये एंटरप्रेन्योर कैन स्केल करके उसका बिजनेस भी बढ़ा सकता है। सो आज मैंने 10 स्टार्टअप से मिला है यहाँ पे पिच सेशन में, उसमें 10 में से 6 कंपनीज बढ़िया है। उसमें वो लोग ऑलरेडी कस्टमर्स है, उनके पास रेवेन्यूज है और अच्छा बिजनेस मॉडल है उनके पास। ऐसे कंपनीज को कंसिडर करना बहुत अच्छा है, और मैं उन 6 कंपनीज में से 2 कंपनीज को और सेकंड लेवल डिस्कशन के लिए बुलाया है, उनसे बात करना है, और उसके बाद देखेंगे कि क्या होगा। कंपनी में ड्यू डिलिजेंस करने के बाद अच्छा रहे तो एक कंपनी को तो हम इन्वेस्ट करने की कोशिश करेंगे। इस समय क्योंकि ग्लोबली बात हो रही है कि एक स्टार्टअप बबल है, बहुत ज्यादा पैसा इन कंपनियों को मिल गया है, जब आप शुरुआत कर रहे हैं भारत में पैसे लगाने की, क्या उसका इम्पैक्ट जब आप अपने एलपी से फंड रेज करते हैं उस पर पड़ता है, या फिर जब आप खुद एंटरप्रेन्योर्स को पैसा दे रहे हैं तो क्या आपके क्या टिकट साइजेस छोटे हो रहे हैं? आप जो सही बोला है कि मार्केट में सब लोग बात करते हैं कि एक स्टार्टअप बबल होने वाला है। थोड़े स्टार्टअप्स की वजह से पूरा कम्युनिटी को इफेक्ट तो पड़ रहा है, या हमें भी थोड़ा चैलेंज है, क्योंकि एक सेफ मॉडल हम जो 50K वेंचर्स फंड करती है वो सीड लेवल में करती है। तो सीड लेवल में इतना दिक्कत तो नहीं होती है, क्योंकि वो टिकट साइज भी बहुत कम होता है, इट विल बी अराउंड $10,000 to $15,000 रहेगा, इसमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ती है। लेकिन एज स्टार्टअप्स कीप ग्रोइंग, जब वो नेक्स्ट लेवल में जाते हैं, जब VC सीरीज से सीरीज बे के लिए एम करते हैं, तब थोड़ा चैलेंज होएगा, क्योंकि उस लेवल में इन्वेस्ट करने के लिए बहुत कम फंड्स हैं इंडिया में। सो ऐसा न्यूज़ और ऐसा 1-2 स्टार्टअप्स फेल होने की वजह से असर तो पड़ेगा। लेकिन फिर आप अपनी अप्रोच को कैसे रखेंगे? हाउ विल यू बिलीव कि जिन कंपनियों में आप पैसा लगा रहे हैं वो लंबी रेस के घोड़े साबित होंगे? क्योंकि वो एक सबसे बड़ा चैलेंज होता है। सीड स्टेज में कई कंपनियां अच्छी लगती हैं, लेकिन क्या वो स्केल कर पाएंगी या नहीं, वो एक बहुत बड़ा सवाल रहता है। इसमें वो भी एक चैलेंज रहती है कि हमको बहुत सारे बिजनेस प्लान्स एप्लीकेशंस आते रहते हैं, उसमें हमको चुनना पड़ता है। हमारा एक इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी रहता है, हम फ्यू पैरामीटर्स है जो बिफोर वी कंसिडर स्टार्टअप बिफोर इवन थिंकिंग टू फंड, उसमें हम 3 चीज़ बहुत ध्यान से देखते हैं। पहली बात है कि वो बिजनेस मॉडल क्या है, नॉवेल्टी है क्या, नहीं तो कॉमन कर रहा है और इट्स ए कॉपी पेस्ट, वो सब देखते हैं। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ध्यान कहाँ पे देते हैं बोलते हैं, द स्टार्टअप टीम, जो फाउंडर्स रहते हैं ना, उसकी बैकग्राउंड क्या है, पहले कुछ कर चुके हैं क्या, फेल हो गए तो क्यों फेल हो गया है, उसका पेडिग्री क्या है, सब बहुत डिटेली इन डिटेल प्रोफाइल्स के ऊपर जाते हैं। अगर हमारा मानना है कि अगर स्टार्टअप टीम सही है, उसमें बहुत दम है, अगर स्टार्टअप फेल हो गया तो भी दूसरा कुछ काम करेंगे वो लोग। सो ऐसे हिसाब से हम थोड़ा रिस्क लेते हैं। मुझे अभी ये भी बताइए कि किस तरह की कंपनियों में आप इस समय पैसा डाल रहे हैं? क्या एक पर्टिकुलर सेक्टर आपको अट्रैक्ट करता है, मसलन टेक्नोलॉजी? अब तक हमारे पोर्टफोलियो में 14 कंपनी में इन्वेस्ट कर चुके हैं। उसमें मेजॉरिटी टेक्नोलॉजी कंपनीज है, और नॉन टेक्नोलॉजी कंपनीज में भी हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो कि रिस्क तो ज़्यादा रहता है, क्योंकि नॉन टेक्नोलॉजी कंपनी में द बिग चैलेंज रहेगा स्केल अप। अगर आजकल एनी कंपनी में स्टार्टअप में अगर स्केल अप का ऑप्शन नहीं रहे तो बहुत मुश्किल होगा करने में। तो टेक्नोलॉजी थोड़ा प्रायोरिटी देंगे हम, क्योंकि पहले बोल चुका हूँ कि उससे स्केल अप का ऑप्शन ज़्यादा रहेगा उसमें। मैं ये भी जानना चाहूंगी, क्योंकि आपकी कंपनी प्राइमरीली हैदराबाद बेस्ड है, तो वहां पर हमने देखा है काफी टेक कंपनीज आती हैं, कंसिडरिंग वो एक हब है आईटी इंजीनियर्स का। बैंगलोर में ये देखते हैं, गुड़गांव में वो स्टार्टअप हब बना है, मुंबई में भी हम देख रहे हैं पवई एक हब ऑफ सॉर्ट्स बन रहा है। लेकिन जब आप जयपुर जाते हैं या फिर दूसरे शहरों में जाते हैं, क्या उसी क्वालिटी की आइडियाज आती दिख रही हैं? मेरा सवाल इसी लिहाज से है कि क्या हम उसी लेवल के एंटरप्रेन्योर्स, उसी लेवल के आइडियाज देश के दूसरे और छोटे शहरों में भी आता देख रहे हैं क्या? लास्ट ईयर मैंने पूरा 11 सिटीज में ट्रैवल करा था, और पूरा एक 1500 स्टार्टअप से मिला था पर्सनली। इंटरेस्टिंग सरप्राइजिंगली मैंने उडुपी गया था। आप बोले बैंगलोर हैदराबाद जहाँ पे टेक्नोलॉजी का ज़्यादा रहता है, उडुपी में एक कंपनी मिला है, दे डू iOS ऐप डेवलपमेंट। So they do such a interesting apps।
मैं ऐसा टेक्नोलॉजी में हैदराबाद में नहीं देखा। और जब मैं अहमदाबाद गया, वहाँ पे भी बहुत इंटरेस्टिंग कंपनीज है। सो इट्स ऑल्सो आई ओपनर फॉर मी समटाइम्स। सब लोग सोचते हैं कि बैंगलोर में टेक्नोलॉजी है, हैदराबाद में टेक्नोलॉजी है या चेन्नई में टेक्नोलॉजी है, लेकिन टीयर 2 सिटीज़ और दूसरे सिटीज़ में भी वेरी कॉम्पिटेंट स्टार्टअप्स है, अच्छे टीम है। लेकिन एक ड्रॉबैक भी है उनका, वो टीम मिलना थोड़ा मुश्किल होगा वहाँ पे, क्योंकि इकोसिस्टम उतना ज़्यादा नहीं है, मेंटरिंग सपोर्ट नहीं मिलता है। पर फिर भी द क्वालिटी ऑफ स्टार्टअप्स थोड़े बहुत अच्छे हैं, उतने ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं है, लेकिन थोड़े बहुत थे, एटलीस्ट 1-2 तो मिल जाते हैं। तो फिर क्या आप इस इकोसिस्टम को डेवलप करने के लिहाज से इन टीयर 2 टाउन्स में अपना फोकस आने वाले समय में बढ़ाएंगे? अब आप जयपुर आ रहे हैं, कोई और ऐसे शहर जहां पर आप जाकर अपना ऑफिस या फिर एक इन्वेस्टर बेस तैयार करना चाहेंगे? सो अपना वही ऑब्जेक्टिव मिशन है 50K नेटवर्क का। 50K नेटवर्क जो हैदराबाद में स्टार्ट करें, बाद में मुंबई दिल्ली में एक्सपेंड करें। जब मैं कोयम्बतूर और इंदौर और भोपाल विजिट कर रहा था, वहाँ पे बहुत पोटेंशियल देख रहा था। सो हमने सोचा कि हम थोड़ा डाइवर्ट करेंगे। टीयर 1 सिटीज़ में ऑलरेडी थोड़ा बहुत जने कर रहे हैं, अवेयरनेस है, टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम का सपोर्ट है, लेकिन टीयर 2 सिटीज़ में बहुत कम है। सो हम सोचे हम थोड़ा टीयर 2 सिटीज़ में फोकस करेंगे। नाउ नेक्स्ट हम कोयम्बतूर में और इंदौर में ऑफिस स्टार्ट करने की कर रहे हैं। जयपुर में भी हम इसलिए आए कि यहाँ पे का भी मार्केट स्टडी कर लिए, यहाँ पे बहुत पोटेंशियल है। सो वेरी सून यहाँ पे भी 50K का एक ऑफिस चालू करेंगे। थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ आवाज एंटरप्रेन्योर में आज इतना ही। आपको हमारा शो कैसा लगा ये हमें जरूर बताइए। हमारा फेसबुक पेज हाजिर है, जहां पर आप अपने कमेंट पोस्ट कर सकते हैं। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे कुछ और इंटरेस्टिंग आइडियाज के साथ। नमस्कार एंड टेक केयर।